नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। हाजिर हूं मैं उन खबरों को लेकर जो हैं आपके लिए बेहद खास। मैं हूं अमृता चौरसिया। आइए ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। देश के 17 राज्यों में कम पैदा हुई बेटियां, बड़े राज्यों में लिंगानुपात की हालत चिंताजनक। बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश का बेहतर प्रदर्शन, नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा। युवाओं में बढ़ रही है रोजगार पाने की योग्यता, स्किल इंडिया रिपोर्ट 2018 ने जगाई उम्मीद। कई क्षेत्रों में चिंता और चुनौतियां अब भी बरकरार। युवा संसद का हुआ सफल आयोजन, जनहित से जुड़े मुद्दों पर युवा सांसदों का सवाल जवाब। प्रधानमंत्री का युवा संसद के आयोजन पर खास जोर। और अंतर्राष्ट्रीय कला मेले में कैदियों की चित्रकारी बनी आकर्षण का केंद्र। विजुअल आर्ट्स की बेहतरीन कृतियों को मिली दर्शकों की सराहना। कैदियों के हुनर को मिला मंच। नीति आयोग ने हाल में देश की सेहत पर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें यह बताया गया कि पिछले कई वर्षों से जन्म के समय से बेटियों की संख्या में गिरावट आई है। 21 राज्यों में किए गए सर्वे के मुताबिक देश के 17 राज्यों में जन्म के समय लड़कियों की संख्या काफी कम हुई है। देश के बड़े राज्यों में हालात और भी ज्यादा चिंताजनक हैं। आइए देखते हैं देश में लिंगानुपात को लेकर क्या है जमीनी हकीकत। नीति आयोग की ओर से हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश के 17 राज्यों में जन्म के समय लड़कियों की संख्या में कमी आई है। इन राज्यों में लड़कियों की संख्या प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले 950 या इससे काफी कम हुई है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हरियाणा में साल 2012-14 के मुकाबले 2013-15 में बेटियों की संख्या में 10 या इससे अधिक की दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में 2012-14 में जन्म के समय लड़कियों की संख्या 973 थी, जो 2013-15 में घटकर 961 हो गई है। कर्नाटक में ये संख्या 950 से घटकर 939 हुई है। हिमाचल प्रदेश में 938 से घटकर 924, असम में 918 से घटकर 900, महाराष्ट्र में 896 से घटकर 878, राजस्थान में 893 से कम होकर 861, गुजरात में 2012-14 में जहां प्रति 1000 बेटों के मुकाबले 907 बेटियों का जन्म हुआ, वहीं 2013-15 में घटकर 854 रह गया, यानी करीब 6% की कमी आ गई। उत्तराखंड 871 से 844 और हरियाणा में लड़कियों की संख्या घटकर 866 से 831 हो गई है। हालांकि बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश में लड़कियों की संख्या को लेकर हालात बेहतर हुए हैं। जन्म के समय बेटियों की संख्या के मामले में पंजाब सबसे बेहतर रहा है। गौरतलब है कि ये वही पंजाब राज्य है जहां सेक्स रेशियो खराब रहा है। यहाँ 2012-14 में प्रति 1000 बेटों के मुकाबले 870 बेटियों का जन्म हुआ था, जबकि इस बार बेटियों की संख्या बढ़कर 889 हो गई है। बिहार और यूपी में बेटियों के जन्म में करीब 1% की मामूली बढ़त हुई है, जबकि जम्मू कश्मीर में हालात जस के तस हैं। दसियों हजार डॉक्टर्स ने धंधा बना लिया है और उनमें से एक को भी सीरियस पनिशमेंट नहीं मिली है। ओके, तो डिटरेंस नहीं है लॉ में। जो यंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, जिन्होंने सेक्सिंग और अबॉर्शन में से बहुत पैसे बना लिए, वो आईवीएफ क्लिनिक खोल लेते हैं। किसी ने भी अंकुश नहीं लगाया, पर लगाना ये 100% सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों को प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 को सख्ती से लागू करना चाहिए। इस कानून में ऐसे कई प्रावधान हैं जिन पर अमल किया जाए तो जन्म के समय लड़कियों की संख्या कम होने से रोका जा सकता है। कानून के मुताबिक गर्भ धारण करने से पहले या उसके बाद भ्रूण के लिंग का चुनाव करना,
जन्म से पहले कन्या भ्रूण हत्या के लिए लिंग का परीक्षण कराना या लिंग परीक्षण कराने में सहयोग देना और लिंग परीक्षण के लिए विज्ञापन देना कानूनन अपराध है। इसके तहत दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल की जेल और 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनियोजित लिंग भेद के कारण भारत की जनसंख्या से 5 करोड़ बेटियां कम हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत में हर दिन औसतन 2000 कन्या भ्रूण का गर्भपात होता है। बेसिकली जो इंस्पेक्शंस है या मॉनिटरिंग है, हमारा प्रॉब्लम वहीं पे है। और जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तो है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती इन द फर्स्ट प्लेस। और सेकेंडली ये है कि उन लोगों में मीटिंग में ये तक डिस्कशन नहीं हो पाता। तो मीटिंग में जब तक आप रेगुलर मीटिंग नहीं करेंगे, इसको डिस्कशन नहीं करेंगे, तो लोगों को पता नहीं चलता कि ये इशू कितना इम्पोर्टेंट है। बेटियों को समान हक दिलाने और उनकी संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार की ओर से कई कोशिशें की जा रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के उत्साहजनक परिणाम दिखे हैं। इसके अलावा गुड्डी गुड्डा बोर्ड के जरिए सार्वजनिक स्थानों पर जन्म के आंकड़े दिखाना, लड़की के जन्म पर समारोह करना, पौधा लगाना, बाल विवाह रोकना, सेल्फी विद डॉटर अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए पुरस्कार, श्रेष्ठ पंचायतों का सम्मान, लड़की की शिक्षा के लिए नामांकन अभियान पर बल और गिरते हुए बाल लिंगानुपात विषय पर सभाओं का आयोजन शामिल है। इसके अलावा कई राज्य बालिका प्रोत्साहन योजनाएं चला रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, हरियाणा की लाडली, गोवा में ममता योजना, छत्तीसगढ़ में सरस्वती साइकिल योजना और मणिपुर में बालिका समृद्धि योजना है। फिलहाल लिंग अनुपात को बढ़ाने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं, जिसके आने वाले समय में सुखद परिणाम मिल सकते हैं। देखिए, एक तो पीसीपीएनडीटी एक्ट ही है, उसमें हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस ना हो। दूसरी तरफ ये है कि लड़कियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए बहुत सारे स्कीम्स चलाई गई हैं। तो स्कीम्स के दौरान ये कहते हैं कि एक फैमिली में लोग लड़की क्यों नहीं चाहती है, उनको लगता है कि इसकी शादी हो जाएगी और किसी के घर चली आएंगी, या शादी के टाइम बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो जहाँ पे ये पैसे की बात आती है, उसको एड्रेस करने के लिए इतने सारे स्कीम्स है इस देश में। नेशनल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है। एजुकेशन इज़ वन स्टेप। लड़कियों का इंडिपेंडेंस होना भी एक अपने आप में वो है। बता दें कि हरियाणा सहित कई राज्यों में कुंवारे लड़कों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और दुल्हनों की खरीद फरोख्त भी बढ़ रही है। जानकारों के मुताबिक लिंग अनुपात गिरने की वजह और उससे होने वाले नुकसान के बारे में आवाम को जागरूक करना जरूरी है। साथ ही ये माना जा रहा है कि बदलाव तभी मुकम्मल होगा जब इसमें आम आदमी की भागीदारी होगी। अमृता चौरसिया के साथ लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। देश में हर बरस करीब 1 करोड़ 20 लाख युवा नौकरी के बाजार में आ जाते हैं। आबादी के इतने बड़े हिस्से को रोजगार देना किसी भी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। निजी क्षेत्र की काफी समय से यह शिकायत रही है कि युवाओं की संख्या में तो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन काबिलियत में नहीं। लिहाजा डिग्री होने के बावजूद कम युवाओं को ही नौकरी मिल पाती है। लेकिन स्किल इंडिया रिपोर्ट 2018 एक उम्मीद जगा रही है। रिपोर्ट ने इस तस्दीक की है कि युवाओं की योग्यता में अब इजाफा हो रहा है। आइए देखते हैं क्या कहती है ये रिपोर्ट और रोजगार के मुहाने पर अभी और क्या चुनौतियां बरकरार हैं। देश की कुल आबादी के 65% युवा 35 बरस से कम उम्र के हैं। युवाओं की संख्या के मामले में भारत की तस्वीर काफी अच्छी है, लेकिन रोजगार के मुहाने पर हमें निराशा हाथ लगती है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि देश में ऐसे कितने युवा हैं जो रोजगार पाने की योग्यता रखते हैं। इसे लेकर इंडिया स्किल 2018 के नाम से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जो अच्छे परिणाम के साथ आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार क्षमता बीते 5 वर्षों में अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 46% पर पहुंच गई है। स्नातक करने वाले छात्रों में रोजगार क्षमता 2014 में 34% थी, जो अब 2018 में बढ़कर 46% हो गई है। रोजगार पाने की योग्यता में हुआ यह इजाफा अच्छे संकेत दे रहा है। यानी 2014 में जहां हर 3 में से 1 ग्रेजुएट ही
रोजगार पाने के लायक होता था और आज हर दूसरा ग्रेजुएट रोजगार पाने की क्षमता रखता है। सर्वे में युवाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि 2017 के मुकाबले 2018 में ज्यादा कंपनियां हायरिंग यानी भर्ती करने की तैयारी में हैं। 2018 में इसमें 15% की बढ़ोतरी का अनुमान है। ग्रेजुएशन कोर्स और इंजीनियरिंग कोर्स आज भी कंपनियों की पसंद हैं और ये दोनों मिलाकर टोटल हायरिंग रिक्वायरमेंट का 45% है। इसके अलावा फ्रेश ग्रेजुएट्स और 5 बरस तक के एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉय सबसे ज्यादा डिमांड में हैं। इंडिया स्किल के रिपोर्ट के मुताबिक रिटेल, बैंकिंग, वित्तीय संस्थानों, आईटी सेक्टर, बीपीओ, केपीओ और सेवा क्षेत्र में हायरिंग बढ़ रही है। इस रिपोर्ट के अंदर कई चीज़ें हैं जो थोड़ा इनकरेज कर रही हैं। अगर आप देखें उसमें तो पॉलीटेक्निक जिसको आप कह सकते हैं, बेसिकली वो लोग होते हैं जिनके अंडर में लोग काम करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो पॉलीटेक्निक वाले होते हैं जो खुद शुरू में काम करते हैं। उनकी पोजीशन इम्प्रूव हुई है। इवन अगर आप देखें एमसीए, इसकी पोजीशन इम्प्रूव हुई है। इंजीनियरिंग की पोजीशन इम्प्रूव हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियरिंग के छात्रों में एम्प्लॉयबिलिटी की दर 2017 में 50.69 थी, जो 2018 में बढ़कर 51.52 हो गई है। इसी तरह बी फार्मा में 2017 में एम्प्लॉयबिलिटी दर 42.3 थी, जो 2018 में बढ़कर 47.78 हो गई है। एमसीए में भी 2017 में एम्प्लॉयबिलिटी महज 31.36 थी, जो 2018 बढ़कर 43.85 हो गई है। इसी तरह बीए के छात्रों में एम्प्लॉयबिलिटी दर जो 2017 में 35.66 थी, वो 2018 में बढ़कर 37.39 हो गई है। पॉलिटेक्निक के छात्रों में भी एम्प्लॉयबिलिटी दर 25.77% से बढ़कर 32.67 हो गई है। हालांकि रिपोर्ट में कुछ क्षेत्रों में रोजगार क्षमता के घटने की बात भी सामने आई है। एमबीए और बीकॉम इसमें अहम है, लेकिन सबकी एक लिमिट है, मार्केट की भी एक लिमिट होती है। तो इसलिए हो सकता है कि एमबीए का अभी एम्प्लॉयबिलिटी रेट या स्केल कुछ कम हुआ हो। ये भी मोमेंटरी है, मैं समझती हूँ। आवश्यक नहीं कि ऐसा ही रहे, लेकिन समय के साथ साथ देश की, समाज की और बाजार की सभी की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनियों में नौकरियों के अवसर कुछ स्थिर हैं। सर्वे में महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के 84% छात्र इंटर्नशिप करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ 37% संस्थान ही उन्हें इंटर्नशिप का मौका देने को तैयार हैं। रिपोर्ट में महिलाओं के कार्यबल में 11% की गिरावट पर चिंता जताई गई है। कई वजहों से कंपनियों में लिंग विविधता अनुपात यानी जेंडर डाइवर्सिटी रेशियो 77 पुरुषों में महज 23 महिलाओं का रह गया है। रिपोर्ट में इस अनुपात को 65 पुरुषों पर 35 महिलाओं तक ले जाने पर जोर है। मुझे आशा है कि उसमें भी बदलाव आएगा। जैसे जैसे गर्ल्स उस तरफ ज़्यादा बढ़ेंगी तो उनका एम्प्लॉयबिलिटी रेट भी इसमें ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन जो अच्छी बात है, आपने शुरू में जो कहा कि बीए, एमए और जो रेगुलर प्रोग्राम्स हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, तो तब वो आश्चर्यजनक है कि महिलाओं की एम्प्लॉयबिलिटी रेट क्यों कम है, क्योंकि उन क्षेत्रों में महिलाएं हैं। वर्कफोर्स यानी देश में उपलब्ध कार्यबल के लिहाज से भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में शुमार है। देश में नौकरियों की घटती संख्या और बेरोजगारों की कतार में हर साल बढ़ते लोग, ऊपर से ऑटोमेशन और तकनीक के बढ़ते दखल की वजह से सही रोजगार पाना अपने आप में बड़ी जंग जीतने जैसा है। बदले हालात में नौकरी पाना आसान नहीं है और कोई भी डिग्री नौकरी की गारंटी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 41% मैनेजर मानते हैं कि अगले 5 बरस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक उनकी जगह ले लेगी। कई और सेक्टर भी हैं जहां नौकरियां खत्म हो रही हैं। ऐसे में नौकरी पाना है तो खुद को समय से आगे रखना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के युवा अपनी संसद को समझें, इसकी कार्यप्रणाली और संसदीय परंपराओं को जानें, जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखें और देश से जुड़े मुद्दों पर अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाएं। इसी उद्देश्य से देश के अलग अलग क्षेत्रों में युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली के एक क्षेत्र में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पेश है ये रिपोर्ट। सिखों के साथ दुर्व्यवहार हुए हैं, आप इनको खुद कर लीजिए।
लोकहित से जुड़े मुद्दों पर वाद विवाद करते युवा छात्र। आप सब चुप रहिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए पूरी तरीके से, ठीक है? ज्वलंत विषयों पर सरकार से सवाल करते युवा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जहां भारतीय नागरिकों का अपमान किया जाता है, उनको हीन भावना से देखा जाता है, और सत्ता पक्ष के रूप में उन सवालों का जवाब देते युवा सांसद। ये नजारा है दक्षिणी दिल्ली में आयोजित युवा संसद का। हर रेलवे स्टेशन पर एक मॉडर्न टॉयलेट भी बनाने जा रहे हैं। तो सुनिए, उसके बाद प्रतिक्रिया कीजिए, आकर बैठिए। कुछ नहीं होता। मैं युवाओं को देश की संसद और संसदीय कार्यप्रणाली से रूबरू कराने के लिए महरौली संसदीय क्षेत्र में युवा संसद का आयोजन किया गया। इस युवा संसद में अंबेडकर नगर, पालम विहार, छतरपुर, बिजवासन और महरौली विधानसभा क्षेत्र के छात्रों ने हिस्सा लिया। युवा संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेते जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय के इन छात्रों ने संसदीय परिचर्चा के दौरान शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तारांकित प्रश्न और प्रश्नकाल पर बेहतरीन चर्चा की। किसानों की खेती की जमीन बहुत कम रह गई। संसद की कार्यवाही का संचालन करने के दौरान छात्रों ने सत्ता पक्ष की ओर से सरकार की योजनाओं के बारे में देश को जानकारी भी दी। मैंने यहाँ पे एचआरडी मिनिस्टर, मानव संसाधन मंत्री की भूमिका निभाई और मैं यहाँ पे इस माध्यम से समझ पाया कि जो एक संसदीय प्रणाली है, जो लोकतंत्र होता है, वो केवल चर्चा पे चलता है, वो केवल तानाशाह पे नहीं चलता, क्योंकि जब तक चर्चा नहीं होगी आप किसी विषय को, समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। महरौली में आयोजित इस युवा संसद में दक्षिणी दिल्ली विधानसभा के करीब 300 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इन युवा सांसदों ने कई मुद्दों पर तर्कसंगत बहस भी की। युवा संसद में हिस्सा लेकर छात्र काफी उत्साहित दिखे। उनका कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए। हम इस प्रैक्टिस करके हम लोगों को ये जानकारी मिल रही है कि जो हमारे जो सांसद है उनके सर पे कितना बोझ होता है, कितना उत्तरदायित्व होता है जिनको निभाना पड़ता है। युवा संसद की कार्यवाही में बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने भी हिस्सा लिया और सत्ता पक्ष की ओर से सरकार का पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने नोटबंदी के फायदे गिनाए। उन्होंने सदन को बताया कि नोटबंदी के फैसले के बाद 2.5 करोड़ करदाताओं की संख्या बढ़ी है। जब हम नोटबंदी लेकर के आए थे, उससे पहले देश में 6.25 करोड़ टैक्स पेयर थे। कितने? 6.25 करोड़। जैसे ही हमने नोटबंदी का काम पूरा किया, सारा पैसा आया, आज देश में 8.5 करोड़ टैक्स पेयर। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका अदा की और परिचर्चा को रोचक बनाया। उन्होंने युवा संसद के माध्यम से सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना का जिक्र किया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सफलता से युवा सांसदों को अवगत कराया। ये यूथ को अगर ये जानकारी मिलेगी कि हमारा देश का संविधान क्या है, हम देश में कानून कैसे बनाते हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, उनकी जानकारी मिलेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या है मंत्रियों की और सरकारों की, उनका भी जवाब दिया जाएगा। वो हूबहू हमने प्रस्तुत करने का कोशिश की है यहाँ पर हमारे सभी युवाओं ने। इससे पहले दक्षिणी दिल्ली के देवली, कालकाजी, बदरपुर, संगम विहार और तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के छात्रों के लिए भी युवा संसद का आयोजन किया गया था। इसकी लाभ मिल चुका है और इस बात की मेरे पे पूरी लिस्ट है। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल भी मौजूद थे। युवा संसद में छात्रों के प्रदर्शन से गदगद विजय गोयल ने युवा सांसदों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम देश के सभी संसदीय क्षेत्रों में आयोजित किए जाने चाहिए। तो मैं समझता हूँ ऐसा अभ्यास अगर हर स्कूल के अंदर हो और हर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा तो एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते हम उनको उत्साहित करेंगे और मैं समझता हूँ इससे उनको देश की जानकारी भी मिलेगी और दूसरे वो प्रहरी भी बनेंगे। संसद लोकतंत्र का आईना है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि संसद में देश के लिए नीति निर्धारित करते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, अहम मसलों पर वाद विवाद करते हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति से देश के लिए कानून बनाते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि देश का हर युवा संसद की कार्यप्रणाली को समझे, संसदीय परंपराओं को जाने और लोकहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाए। युवा संसद आयोजित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास जोर है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में समय समय पर युवा संसद आयोजित कराने का निर्देश दिया है, जिसके बाद युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं में भी इसे लेकर जोश है। वो बढ़ चढ़कर युवा संसद में शिरकत कर रहे हैं और अपने संसदीय ज्ञान को बढ़ा भी रहे हैं। मोहम्मद फतेह टीपू, राज्यसभा टीवी।
तिहाड़ जेल में बंद कैदियों की पहचान अब बदल रही है। उनके अंदर भी हुनर है, कला है, जिसे निखरने और संवरने का मौका दिया जाए तो ये कैदी अपनी स्याह जिंदगी से निकलकर मुख्य धारा में जरूर जुड़ सकते हैं, अच्छे शहरी बन सकते हैं। दिल्ली में चल रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय कला मेले में तिहाड़ जेल के कैदियों की बनाई गई आर्ट की प्रदर्शनी खूब तारीफ बटोर रही है। आप भी जानिए क्यों। विजुअल आर्ट्स की बेहतरीन कृतियां और मनमोहक कलाकारी, एक से बढ़कर एक चित्र और इन चित्रों में रंगों का बखूबी समायोजन। दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय कला मेले में दर्शकों की निगाहें इस स्टॉल पर आकर बरबस टिक जाती हैं। ये स्टॉल है तिहाड़ जेल के कैदियों का। सुंदर चित्रों और रंगों को कैनवस पर बड़ी ही खूबसूरती से उकेरा गया है। कैदियों के जीवन के इस पहलू को जानकर दर्शकों में उत्साह है और वो उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये कैदियों ने किया हुआ है। इट इज़ रियली अमेजिंग। बहुत ही अच्छा काम है। इनफैक्ट इससे हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। लाइक यू नो दे अंडरस्टूड के इवन क्रिमिनल्स कैन बी ट्रेन्ड टू बिकम पेंटर्स लाइक दिस। इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। कला अभिव्यक्ति का एक अनूठा माध्यम है। मेले में आए कई कला प्रेमियों ने तिहाड़ जेल के कैदियों की बनाई गई पेंटिंग्स और कलाकृतियों की काफी तारीफ की। मेले में आए दर्शक कैदियों की पेंटिंग थीम से भी प्रभावित नजर आए। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि ये तिहाड़ जेल वालों ने इतनी अच्छी इनिशिएटिव लिया है कैदियों के लिए, बिकॉज आर्ट वर्क करने से जो कैदी हैं उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बदल जाती है और दे फील वेरी रिलैक्स अबाउट इट। और बहुत सारे काम बहुत अच्छे बने हैं इनके। लाइक वाटर कलर बहुत अच्छा इन्होंने किया है, बुद्धा की जो पेंटिंग वो बहुत अच्छे हैं, स्कल्पचर्स बहुत अच्छे इन्होंने बनाए हैं। तो मुझे लगता है ऐसे इस तरह के इनिशिएटिव लेने से कैदियों पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, बिकॉज कई बार लोग भटक जाते हैं और रास्ता गलत होने की वजह से इस तरह का काम कुछ भी हादसा वो कर बैठते हैं। तिहाड़ के पेविलियन में उन्होंने बुद्धा पे ज़्यादा फोकस किया है। बुद्धा मीन्स जो पीस को डिपिक्ट करता है। दिस इज़ व्हाट दे वांट द प्रिजनर्स के लाइफ में पीस होना चाहिए। तो अच्छा लगा उन्होंने जो थीम लिया है। तो हम ही नहीं, काफ़ी लोग आए हैं, उन्होंने देखा तिहाड़ के पेविलियन को बहुत अप्रिशिएट किया। कला चरित्र और मानव व्यवहार के विकास में सकारात्मक भूमिका अदा करती है। इस मकसद को पूरा करने और तिहाड़ जेल में कैदियों को अच्छा माहौल देने के लिए पिछले साल तिहाड़ आर्ट स्कूल की शुरुआत की गई है। कैदियों को सुधारने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पेंटिंग्स, मूर्तिकला सिखाई जा रही है। तिहाड़ जेल प्रशासन का कहना है कि कैदियों के लिए उठाए गए इन कदम से कैदियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। वो अपने हुनर को दुनिया के सामने लाकर काफी उत्साहित हैं। सजा याफ्ता कैदी अपने जीवन पर लगे अपराध के दाग को अपने हुनर और कला से धोना चाहते हैं। कला के जरिए कैदियों के जीवन में बड़े पैमाने पर सुधार आ रहा है और उनके व्यवहार में भी सकारात्मक बदलाव आ रहा है। पिछले साल अगस्त में एक तिहाड़ स्कूल खोला है, तब से हमने स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा इस तरफ लिया है। उसमें करीबन 125 के करीब स्टूडेंट जो अभी हैं वो सीख रहे हैं, स्केचिंग सीख रहे हैं, पेंटिंग सीख रहे हैं। कला जीवन में शांति लाती है, जिसकी तलाश में हम घूमते रहते हैं। आदमी कला में अगर लीन हो जाता है तो हर बुरे व्यवहार को वो छोड़ देता है, ये हमारा मानना है। और हमने यहाँ देखा भी है जेल में कि जो लोग इसमें साथ जुड़े हैं हमारे आर्ट के साथ, जो लोग पेंटिंग कर रहे हैं, जो स्कल्पचर हैं या जो लोग स्केचिंग कर रहे हैं, वो लोग लड़ाई झगड़े से और वो मतलब एक संत का जीवन जी रहे हैं। अपने अपराध का पछतावा करते हुए अगर कोई कैदी अपने आप को बदलना चाहता है तो कला से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। तिहाड़ कला अभियान का मकसद कैदियों और उनके हुनर को लोगों के बीच लाना ही है। इन कलाकारों की इस कला और हुनर को मंच दिया ललित कला अकादमी ने, जो कला और संस्कृति की बेहतरी, संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए काम करने वाली देश की सबसे बड़ी संस्था है।
देश के इस पहले अंतर्राष्ट्रीय कला मेले में 17 देशों के 800 से ज्यादा कलाकार, देशी विदेशी प्रतिभागी शामिल हैं। इस कला मेले में देश विदेश के कलाकार और कला समूह मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कला मेला 4 फरवरी को शुरू हुआ है और 18 फरवरी तक चलेगा। मेले में कलाकारों के हुनर को देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। इस तरह के कला उत्सव अलग अलग राज्यों से आए विजुअल आर्टिस्ट का काम, उनकी प्रेरणाएं और उनके व्यक्तित्व से देश भर के दर्शकों से रूबरू करवाते हैं। साथ ही एक दूसरे की कला शैलियों को समझने का भी मौका देते हैं। हुनर और कला कभी खत्म नहीं होती। तिहाड़ जेल के कैदियों के सुंदर विजुअल आर्ट्स इस बात का प्रमाण हैं। ज़रूरत है तो बस इच्छा शक्ति, लगन और एक सही दिशा की। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव ने तिहाड़ जेल के कैदियों को अपना हुनर दिखाने और खुद को साबित करने का एक सुनहरा मौका दिया है, ताकि एक नई शुरुआत के साथ जिंदगी में रंग भरे जा सकें। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ अंकिता, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे कुछ और नई रिपोर्ट्स के साथ। नमस्कार।